गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 11th में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ कंडीशन फॉर ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब कब हो सकता है, ठीक है। तो हम ज़ीरो रिजल्टेंट वेक्टर की क्या क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों ये है कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, मान के चलो ये एक ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं। एक वेक्टर आपका ये है, मैं मान लेता हूँ इसको ए वेक्टर है, ये दूसरा मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर है, तीसरा मैं मान लेता हूँ सी वेक्टर है। सो इन तीनों वेक्टर को हमें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि ये एक ट्राइंगल की साइड्स बना ले। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर ए ये बोल दिया, ठीक है, बी वेक्टर ये हो गया, सी वेक्टर जो होगा वो इनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं, वो भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए जैसे कि ए और बी वेक्टर था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और ये कंडीशन होती है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हों हेड टू टेल, सो वो सब एक साथ ऐड होते हैं। अगर अपोजिट में कोई एक वेक्टर या दो वेक्टर या 10 वेक्टर बचते हैं तो वो उनके इक्वल रखे जाते हैं। कंडीशन यही थी। अब सेम ऑर्डर में तो तीनों वेक्टर थे, बाकी कोई बचा नहीं तो इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का सम कितना है, 0। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो एक तो कंडीशन सीधी सीधी बच्चों ये है कि किसी भी ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स हैं या किसी भी शेप की, मैं ट्राइंगल को ही नहीं बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल भी हो सकता है, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप की सारी साइड्स अगर सेम ऑर्डर में हैं तो उन सब का वेक्टर एडिशन 0 होगा। पहली कंडीशन तो हो गई ये। अब दूसरी कंडीशन आती है लेमीज थ्योरम। तो अब हम देख लेते हैं लेमीज थ्योरम क्या कहती है। बच्चों लेमीज थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो वेक्टर लग रहे हैं, जैसे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, ठीक है। F1 के अपोजिट में मैं अल्फा एंगल मान लेता हूँ, F2 के अपोजिट में मैं बीटा और F3 के गामा। तो लेमीज थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले अगर तीनों फोर्सेस का नेट 0 हो, मीन्स रिजल्टेंट 0 हो, मीन्स रिजल्टेंट कितना हो, 0 हो। सो कोई भी फोर्स जो होगा, जैसे F1 अगर मैं ले लूँ तो F1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेज, मीन्स F1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि F1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाकी जो दो फोर्सेज हैं उनके बीच के एंगल के साइन का। इसी तरह F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा हो गया। इसी तरह F3 साइन ऑफ गामा हो गया। तो यहाँ से मुझे एक कंडीशन, एक कॉन्सेप्ट मिल गया बच्चों कि F1 अपॉन में, क्योंकि F1 अपॉन में साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, F1 अपॉन में साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, F2 अपॉन में साइन ऑफ बीटा भी कांस्टेंट है। इसका मतलब F1 अपॉन में उसके अपोजिट का एंगल का साइन, F2 अपॉन में उसके अपोजिट के एंगल का साइन, F3 अपॉन में उसके अपोजिट के एंगल का साइन। तो कंडीशन ये आ गई कि द रेशियो ऑफ द एनी फोर्सेज एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू अपोजिट फोर्सेज विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये लेमीज थ्योरम की कंडीशन कहती है। उसके बाद हम बच्चों आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम वेक्टर। देखो इक्विलिब्रियम वेक्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इक्विलिब्रियम वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर बोलो यार, इक्विलिब्रियम बोलो, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल बच्चों इक्विलिब्रियम वेक्टर ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो ए फोर्स और एक बी फोर्स। हमें कोई एक ऐसा सिंगल फोर्स ढूंढना है जो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर ले। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कोई सी वेक्टर है, ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट आ रहा है उसको नील कर दे रहा है, उसको 0 कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सी वेक्टर इज इन इक्विलिब्रियम, सी वेक्टर इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ दीज टू फोर्सेज, या ऐसा बोलो कि C force is in equilibrium with the resultant of these two vectors. So C vector will be equal to A vector plus B vector. समझ आ गया बच्चों। C ने क्या कर दिया, तीनों के इफेक्ट को 0 कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों बहुत अच्छे से।
ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? सबसे पहली चीज नंबर 1, वेक्टर जो है वो सेम नेचर के ऐड हो सकते हैं। जैसे कि फोर्स के साथ मैं केवल फोर्स ऐड कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन के साथ मैं केवल एक्सेलरेशन ऐड कर सकता हूँ, वेलोसिटी के साथ मैं केवल वेलोसिटी ऐड कर सकता हूँ। सेम नेचर के वेक्टर्स कैन बी एडेड। सेम नेचर फोर्सेस या वेक्टर्स, सेम नेचर वेक्टर्स कैन बी एडेड। सेम नेचर। सेकंड जो हमारा है वो है एसोसिएटिव लॉ। मीन्स जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। क्या होता है बच्चों? एसोसिएटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर के साथ अपने बी वेक्टर ऐड कर दिया, ए वेक्टर के साथ अपने क्या ऐड कर दिया? बी वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद अपने सी वेक्टर ऐड किया, तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि आप ए वेक्टर को तो पहले ऐसे ही रहने दो, आप पहले बी को सी के साथ ऐड कर लो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद चाहे ए के साथ ऐड करो या इन दोनों को ऐड करने के बाद चाहे बी के सी के साथ ऐड करो, तो आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। उसके बाद हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ बच्चों ये बताता है कि ए वेक्टर को आप बी वेक्टर के साथ ऐड करो या फिर बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात सेम है। मीन्स आप कोई एक वेक्टर ले लो, उसको ए के साथ, ए को बी के साथ करो या बी को ए के साथ करो, बात तो सेम है ना। मतलब 2 को 3 के साथ ऐड करो या 3 को 2 के साथ, बात तो सेम है, 5 आएगा। तो सेम उसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे। पहले तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या है? बच्चों फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर को आप माइनस करो बी वेक्टर से, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ, इट इज द वेक्टर सम ऑफ, बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस का बी वेक्टर। मीन्स हम सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन ही मान के चलते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर। अब इसको बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे बच्चों जैसे हमने क्या किया था, एडिशन किया था। कैसे भाई? मैं ये मान लेता हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना वो एंगल थीटा है। तो अब देख लेते हैं हम, अब हमें ऐड क्या करना है बच्चों? ए वेक्टर के साथ हमें बी वेक्टर को ऐड थोड़ी करना है, हमें माइनस का बी वेक्टर को ऐड करना है। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का बी वेक्टर मानेंगे। अगर ये थीटा था तो ये इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 180 माइनस का थीटा। और कोस 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका क्या? माइनस का कोस थीटा। सो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा। इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या बच्चों? सो जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो बीच में यहाँ माइनस आ जाता है, बस एंगल वही रहता है जो दोनों वेक्टर के बीच में था ओरिजिनली पहले। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन है नंबर 1, सबसे पहली चीज़ ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो। कैसे? ए को
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। मीन्स ए को बी से सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद माइनस सी करो, तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल नहीं होगी। बी को पहले सी से माइनस करो और फिर ए में से उसे माइनस करो, तो ये चीज़ सेम नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो, इट डजेंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि ए को बी में से माइनस किया और बी को ए में से, तो ये वैल्यू सेम नहीं होगी, अनइक्वल होगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इनके ऊपर आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों।